ये प्रैक्टिस लाजमी करें। अब हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, किस किस को याद है? टेबल और सही है। तो आप में से कितने बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की है? बाकी बच्चे आए नहीं थे, क्या मसला था? देख लें जी, मैं फिर कहता हूँ, आप अभी तक HTML पे चल रहे हैं, तब तक मजे कर लें। CSS शुरू होगी फिर आप रोना शुरू होंगे। CSS में आप एक क्लास मिस करेंगे, आप अगले दिन आएंगे, आप बोलेंगे पता नहीं कहाँ पहुंचे। फिलहाल ठीक है भाई। आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है। ये सबको पता है? कोई ऐसा बंदा है जिसको इस पे डाउट हो? आप सबको पता है, मैं ये चीज़ डिलीट कर देता हूँ। और ये तो आपको लाजमी पता है ये क्या है। ये HTML का बॉयलर प्लेट है। क्या है? बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट अजीब सा नाम है, लेकिन यही इसका नाम है। बॉयलर प्लेट वो कोड होता है जो कि आपको स्टार्ट में चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? बॉयलर प्लेट। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे HTML बॉयलर प्लेट, आपको एग्जैक्टली ऐसी चीज मिल जाएगी। उसके बाद आप CSS बॉयलर प्लेट लिखेंगे तो CSS लिखने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट हर जबान का बॉयलर प्लेट आपको मिल जाता है। आज की क्लास में हम एक टाइप ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आज। आपने अभी तक जो भी टैग्स पढ़े वो कुछ ना कुछ करते थे। वो कोई किसी को बोल्ड करते थे, किसी को पैराग्राफ बनाते थे, किसी को हेडिंग बनाते थे, ये कोई लिंक बनाते थे, कोई तस्वीर जोड़ते थे, कुछ ना कुछ करते थे, टेबल बनाते थे। लेकिन उनके बीच में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कुछ कंटेनर एलिमेंट भी होते हैं। कंटेनर एलिमेंट में मैंने आपको बताया था कि वो एलिमेंट कुछ दिखाएगा नहीं, लेकिन उसका होना लाजमी है। याद है? कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कंटेनर इसकी? कमेंट नहीं, कमेंट टैग ही नहीं है। एंकर कंटेनर टैग नहीं है। टेबल, टेबल का टैग जो है खुद है वो कौन क्या है? वो एक कंटेनर टैग है। सेक्शन एक कंटेनर टैग है। सेक्शन आई थिंक अभी तक आपने पढ़ा है। तो बेसिकली आप लोगों को ये जो टेबल का टैग है, मेरे कहने का मतलब है अभी कुछ भी लिखेगा यार, स्क्रीन पे कुछ भी लिखा आएगा। बल्कि नमाज ब्रेक 10 मिनट का ले लेते हैं, आप प्लीज फर्स्ट पढ़ के आ जाइए ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करें। सही है? तो आज बेसिकली जिन टैग्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे वो ऐसे टैग्स हैं जो कि आप थोड़ा जिनका इंट्रोडक्शन पहले देख चुके हैं, जिसको हम लोगों ने पहले कंटेनर टैग्स कहा था। कंटेनर टैग्स वो टैग्स होते हैं जो होते हैं लेकिन स्क्रीन पे उनकी कोई विजिबिलिटी नहीं होती। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, ये पेज मैंने यहाँ पे ओपन किया लेकिन आपको कुछ भी दिखा नहीं, हालांकि आप देख रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक टेबल का टैग है। सही है? लेकिन इस टेबल का टैग लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई चीज दिखी भी नहीं। तो इस टैग को हम क्या कहते हैं? कंटेनर टैग। लेकिन इन टैग्स की कोई खसूसियत है। अब जैसे टेबल का टैग कहां पे इस्तेमाल होता है? टेबल्स बनाने के लिए। अब टेबल का TRTD टेबल के हमेशा अंदर रहता है, उसके बाहर आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास दो और टैग्स हैं। एक कौन सा टैग है और दूसरा कौन सा है? अगर आप लोग वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको 50% जो कोई टैग दिखेगा ना, यानी आधी वेबसाइट में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ टैग दिखेगा, वो कौन सा टैग होगा? दिस। अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज हम लाइव देखें तो वो ज्यादा
इफेक्टिव और बेटर होती है। अब ये एक वेबसाइट है, W3 स्कूल वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट का एक्सरसाइज आपको यहाँ मिलती है। जरा इसका हम कोड देखते हैं। अब आप इसको देखें, बेसिकली इन्होंने जावास्क्रिप्ट इसी HTML में डाली हुई है। ऊपर ये जो मैं ब्लैक कलर का कोड जो नीचे आ गया ना, ये जावास्क्रिप्ट है। अगर आप ये देखें तो ये इसका बॉडी है, सही है। इसके बाद आपको कौन सा टैग दिख रहा है? देर देर देर। इवन आप कोड में कहीं भी देखेंगे तो आपको ज्यादातर क्या दिखेगा? देर। तो ये डिव क्या चीज है और इसका इतना इस्तेमाल क्यों है? तो सबसे पहले आते हैं थोड़े कॉन्सेप्ट पे। दो तरह के आपके एलिमेंट्स होते हैं या टैग्स होते हैं, आप कुछ भी इसको कह लें। एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक होता है इनलाइन। एक होता है ब्लॉक और दूसरा क्या है? इनलाइन एलिमेंट। अब इसकी एक मिसाल आसानी से आप किस चीज से ले सकते हैं? कार्टन आप सबने देखा है, एक सिंपल सा कार्टन, आप उसमें कोई भी सामान भर सकते हैं, खाली है तो भी वो वहीं अपनी जगह पे पड़ा है। अब एक जगह कार्टन है और एक जगह आपका तो क्या कहते हैं, बोरी। एक तरफ बोरी है, एक तरफ आपके पास बोरी पड़ी हुई है, एक तरफ आपके पास कार्टन पड़ा। दोनों आपका सामान उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कार्टन में भी आप सामान भरते हैं और बोरी में भी सामान भरते हैं। दोनों में फर्क क्या है? कार्टन में तरतीब से आता है और कार्टन का एक अपना डायमेंशन होता है। आप एक खाली एक तरह कार्टन रख देंगे तो क्या वो बोरी की तरह नीचे चिपक जाएगा? नहीं, वो एक डब्बा बना रहेगा। इवन आपको कभी कभी महसूस भी ये भी नहीं होता कि इसके अंदर कुछ पड़ा भी है या नहीं, जब तक आप उसको हिला के ना दे दो। सही है। तो इससे हमें ये समझ आया कि जो कार्टन है वो हमेशा अपनी कुछ डायमेंशन, कोई जगह घेर के रखता है। सही है। जो बोरी है वो अपनी जगह खुद नहीं घेर सकती, वो एक सिंपल एक समझ लीजिए थैली की तरह है। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा वो चिपक के जमीन में पड़ी रहेगी। लेकिन जब आप उसमें कोई सामान भरेंगे तो वो एक जगह घेर लेगी। लेकिन कार्टन जितनी जगह उसकी है वो वही रहेगी, भले आप उसमें कोई चीज रखे या उसमें ना रखें। यही मिसाल इन दो एलिमेंट की है। आपका जो डिव है ये आपका कार्टन की तरह है। इस डिव की एक मखसूस जगह घेरता है। सही है। इसकी मखसूस एक विड्थ है और एक मखसूस हाइट है। जिस तरीके से आपके कार्टन की एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। लेकिन जो स्पैन है, अब इसका अपना कोई साइज नहीं होता। स्पैन का अपना कोई साइज नहीं होता। ये इसका साइज डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर क्या रखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी बोरी है, बोरी में आप जितना सामान भरेंगे वो उतनी जगह घेरेगी, उसमें आधा सामान भरेंगे वो आधी जगह घेरेगी। लेकिन कार्टन में आप भले आधा रखें, भले एक चौथाई रखें, लेकिन वो जगह पूरी की पूरी घेरेगा। ये बात सबको समझ आ रही है? इसको हम दूसरी जबान में, अंग्रेजी में अगर इसको मुश्किल करके करें, हम इसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। इसमें से इनलाइन एलिमेंट कौन है? स्पैन। और डिव कौन सा है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। वैसे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आपने पहले भी अभी तक आप देख चुके होंगे, क्योंकि आपने कुछ ऐसे एलिमेंट्स पढ़े हैं जिनमें एक क्वालिटी थी। जैसे कि अगर आप H1 पे आए, आपने लिखा हेलो, आपने दोबारा एक H1 बनाया और आपने इसने लिखा वर्ल्ड। आप मुझे बताएं ये हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आएगा? क्या ये दोनों लफ्ज एक ही लाइन में आएंगे? अब एक और चीज करते हैं, चलें। ऊपर भी हेलो वर्ल्ड है, यहाँ भी हेलो वर्ल्ड है। क्या ये हेलो वर्ल्ड पहले हेलो उसके नीचे वर्ल्ड आएगा? दोनों एक ही लाइन में आएंगे? जरा चेक करते हैं क्या होता है।
तो आपको दिख रहा है कि जो H1 के टैग में हेलो था वो एक लाइन में एक हेलो आया, जो वर्ल्ड है वो एक लाइन में एक वर्ल्ड आया, लेकिन जो एंकर टैग ए टैग के अंदर हमने हेलो लिखा, वर्ल्ड उसके बिल्कुल बराबर में आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने वर्ल्ड दूसरी लाइन पे लिखा है। ये क्या चीज आपको समझाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स या कुछ टैग्स आपके ब्लॉक लेवल होते हैं और कुछ टैग्स आपके इनलाइन होते हैं। जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी ये पहचान है कि वो हमेशा न्यू लाइन बनाते हैं, सही है, वो अपनी लाइन में किसी और को आने नहीं देते। आपने उसको एक लाइन में लिखा, वो कहते हैं अब ये पूरी लाइन हमारी है। वो दूसरे एलिमेंट को बोलेंगे हमेशा वो दूसरा एलिमेंट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। अगर आप ब्लॉक लेवल पहले लिखेंगे, उसके बाद आप एक इनलाइन एलिमेंट लिखेंगे, तो जो इनलाइन एलिमेंट होगा वो हमेशा न्यू लाइन पे लिखा जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो ब्लॉक एलिमेंट है वो हमेशा क्या करता है? दूसरी लाइन बनाता है, वो अपनी लाइन में किसी को नहीं आने देता। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें या F12 दबाएं। अगर आप इधर जाके इसको क्लिक करेंगे H1 को, तो वो देख रहे हैं इसने कलर क्या बनाया है, उसने पूरी रॉ पे घेरा हुआ है। ये आप चीज नोट कर रहे हैं? ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट की जगह कहां तक है। इसको हम कहते हैं कि लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये कहां तक अपना असर वस्तु रखता है। इसका मतलब है कि जब तक ये आपको कलर कोडिंग दिख रही है वहां पे आपको कोई और चीज नजर नहीं आएगी। अब आप दूसरे वाले H1 पे आते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि उसने पूरी एक रॉ घेरी हुई है, एक पूरा एक बक्सा घेरा हुआ है। अभी हम लोग उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक बेसिकली बॉक्स ही होता है, ठीक है। अगेन इसकी पहचान क्या है कि ये मैंने जैसे कहा कि एक कार्टन की तरह, हालांकि इसने जगह देखिए बिल्कुल आधी रॉ घेरी हुई है, लेकिन इसने एलिमेंट ने पूरी रॉ घेर दी। क्यों? क्योंकि ये कार्टन की तरह जगह ये पूरी की पूरी ही घेरेगा। इसके अलावा अगर आप ए पर आए तो आप ए पे देख सकते हैं कि उसने बड़े मासूमियत के साथ जहां पे हेलो का ओ खत्म हो रहा है उसने वहां पे कलर को रोक दिया, और उसने जहां पे एच शुरू हो रहा है वहां पे उसने कलर को स्टार्ट किया। अगेन उसी तरीके से जिस तरीके से अगर आप बॉडी में कोई चीज रखते हैं तो आपको दिखता है कि इसके अंदर कोई चीज है और उसकी डायमेंशन क्या है, समझ रहे हैं? तो ये फर्क है इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। चलो यहां पर तो हमें ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट समझ आता है, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर दोबारा सवाल घूम के वहीं आ जाता है, ये डिव स्पैन क्यों है, सही है, और इनमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का क्या मसला है। पहले काम करते हैं, हम इस स्पैन को उड़ाते हैं। इस डिव के अंदर हम लोग एक एंकर टैग बनाते हैं, इसमें हम लिखते हैं हेलो। हम फिर एक काम करते हैं, इसको डिट्टो कॉपी कर लेते हैं और हम करते हैं वर्ल्ड। अभी मैंने क्या किया है, जिस तरीके से पहले आपके दो एंकर टैग थे, एक के अंदर हेलो था दूसरे के अंदर वर्ल्ड था, बिल्कुल सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक चीज अब डिफरेंट है कि हर ए टैग किसके अंदर है? एक डिव के अंदर, सही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। पहले हमने देख लिया क्या हुआ कि हेलो यू लिखा हुआ था, वर्ल्ड यू लिखा हुआ साथ था। क्यों? क्योंकि एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है। अब ये क्या दिखा रहा है? न्यू लाइन में दिखा रहा है। अब जरा हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो उसने पूरा बेल्ट उठा लिया। उसकी वजह क्या है कि जो डिव है वो कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, इस डिव की जगह हम क्या लिख देते हैं? अब मैंने क्या डिफरेंस किया? सिर्फ डिव को हटा के मैंने इसको किस में रैप कर लिया? स्पैन में। अगर मैंने स्पैन में किया तो अब आपको दिख रहा है कि कोई फर्क नहीं आया। जैसे हम लोग एंकर टैग नॉर्मली भी लिखते हैं बिल्कुल वैसा आउटपुट है। उसकी वजह क्या है कि जो स्पैन है वो कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट।
तो ये इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की पहचान है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा अपनी पूरी रॉ घेरता है, तो वो अपने पूरी रॉ पे कब्जा करता है और अपनी रॉ पे किसी और को आने नहीं देता। हमेशा जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कहां से शुरू होगा, दूसरी लाइन से। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि आईएमजी कौन सा है? इमेज जो है वो इनलाइन है, ब्लॉक है? अच्छा जो बोल रहे हैं कि आईएमजी इनलाइन एलिमेंट है वो जरा हैंड रेज करें। और जो कह रहे हैं कि आईएमजी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो बेचारे एक दो ने खड़ा किया, उसने शर्मा के हाथ ही नीचे कर दिया, दूसरी बच्चों को नीचे ले जाता है। और जिन बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा किया, आप किस टीम में? अच्छा एक काम कर लेते हैं, W3 स्कूल से कुछ भी देख लेते हैं। तो मैंने एक इमेज उठा ली, जानबूझ के छोटी सी उठाई है, सही है? क्यों छोटी उठाई है? और जो बच्चे ब्लॉक कह रहे हैं मुझे पता है उनकी गलती नहीं है, उन्होंने वाकई ही एक इमेज के बाद दूसरी इमेज को नीचे जाते हुए देखा है, तभी वो कह रहे हैं कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और जो बच्चे इनलाइन कह रहे हैं उन्होंने दो इमेजेस को एक साथ होते हुए देखा है, और ऐसा क्यों है वो अभी हमें दिख जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक ही तरह की दो इमेजेस उठाई, उनको कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल। तो ये कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन। लेकिन जो बच्चे ब्लॉक कह रहे थे वो किस गलती की वजह से ब्लॉक कह रहे थे? अब क्या हुआ, इमेज न्यू लाइन पे चली गई। उसकी वजह क्या थी कि आप लोगों ने अभी तक सीएसएस नहीं पढ़े। तो जिन बच्चों ने डायरेक्टली इमेज लगा के देखी होगी, यकीनन उनकी इमेज बहुत बड़ी होगी। जब इमेज बहुत बड़ी थी तो जब आप दूसरी इमेज लगा रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी इमेज को नीचे भेज दे रहा था, क्योंकि साइड में जगह नहीं बच रही थी। तो उनको ये बात महसूस हुई कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट, कि जब भी मैं इमेज लगा रहा हूँ वो दूसरी इमेज को नीचे भेज रहा है, तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन ये इमेज का टैग जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, वो हमेशा दो इमेजेस को एक साथ रखता है। अगर आप उसको न्यू लाइन देनी है तो आप यहाँ पे उसको डिव में रैप कर लें, बहुत ईजी। आपको बात समझ आई? अगर किसी एलिमेंट को दूसरी लाइन पे ले जाना है तो आप डिव में रैप कर लें। रैप समझते हैं सब? रैप कर देना, किसी चीज में लपेट लेना। तो रैप करना ये मतलब दो, एक स्टार्ट यहाँ पे हुआ टैग का, एंड यहाँ पे हुआ, उसके बीच में आप एक ने टैग रख दिया, तो आप रैप कर, सही है? तो अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं, ये प्योरली इनलाइन एलिमेंट, सही है? ये आपका जो डिव और स्पैन, अब आप पूछ सकते हैं कि इसका यूज क्या है, सही है? इसको यूज क्यों करें जब ऑलरेडी कुछ एलिमेंट वो इनलाइन है, ऑलरेडी कुछ एलिमेंट आपके ब्लॉक लेवल है, तो हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? तो इसका जो मेजर जवाब है वो है सीएसएस, कि इसमें आपको ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है। ग्रुपिंग कैसे? कि आप अब बहुत सारे बच्चे हैं, मैं तो यार सबको एक साथ प्रैक्टिस करवाना मुश्किल है। अब मैं तो यार 15 बच्चों को एक ग्रुप बना लो, 15 बच्चों का और ग्रुप बना लो, 15 बच्चों का एक और ग्रुप बना लो, तो हमारे पास कितने ग्रुप हुए? 3। अब मैं पहले ग्रुप को एक एक्सरसाइज दूंगा, दूसरे ग्रुप को दूसरी एक्सरसाइज, तीसरे ग्रुप को तीसरी एक्सरसाइज। अब देखें ये क्योंकि ग्रुप है तो मैंने उस ग्रुप को एक बार वो एक्सरसाइज थमा देनी है, वो सारे ग्रुप के पास वो एक्सरसाइज पहुंच जाएगी। अब जरा सोचें अगर ये ग्रुप नहीं होता लेकिन मेरे पास सिर्फ नाम होते, तो मुझे हर बच्चे के पास जाना पड़ता, उसको बोलना पड़ता है कि बेटा ये तुम्हारा असाइनमेंट, ये तुम्हारा असाइनमेंट, ये तुम्हारा असाइनमेंट, समझ रहे हो? तो सीएसएस में अगर फर्ज करें कि आपके पास 50 एलिमेंट है, उन 50 में से कुछ खास 10 एलिमेंट है जिसका आपको कलर ग्रीन करना है, कुछ खास 10 एलिमेंट है जिनका आपको कलर रेड करना है, वजह कोई भी हो सकती है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है।
इसी तरीके से अलग अलग आपको चीजें अप्लाई करनी है, 10, 15, 20 एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे। तो आप क्या करते हो, इन सब एलिमेंट्स को किस में रैप कर लेते हो, एक div में। अब आपको पता है इन 10 एलिमेंट्स को मैंने रेड कलर देना है, तो आप उन सब एलिमेंट्स को किसके अंदर डाल दो, एक div में, और उस div को रेड कलर दे दो। जब आप उस div को रेड कलर दोगे तो उसके अंदर जितने भी वो एलिमेंट्स होंगे उन सब पे क्या ऑटोमेटिकली लग जाएगा, रेड कलर। वरना आपको क्या करना पड़ता है कि आपको हर एलिमेंट का कलर बदल बदल के क्या करना पड़ता है, रेड। तो div का और स्पैन का मेजर इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिर आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल काम है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं, जब हम CSS स्टार्ट करेंगे हम इसको दोबारा पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि तब हम इसको एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये चीज है, तो जब हम इसको दोबारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये मुझे चीज आती है। सिर्फ हम इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे ले जाएंगे, मतलब हम डिव्स के साथ फिर खेलेंगे, इसमें से बॉक्सेस बनाएंगे, शेप्स बनाएंगे, फिर इसके अंदर ग्रुपिंग करेंगे और देखेंगे डिव क्या कर सकता है। अच्छा, ये ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है डिव में तो समझ आता है, डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, 10-15 एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकता है। स्पैन क्यों है फिर, किसी को कोई समझ आ रही है स्पैन क्यों है फिर, तो क्यों है, एक डिव काफी नहीं रहा। परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपके पास एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ की कुछ चंद 4 अल्फाज हैं। हो सकता है कि आपने नॉर्मली वेबसाइट में देखा होगा कि अगर कोई कुरान एक आयत है तो कुरान एक आयत जो होती है वो बोल्ड हुई भी होती है, इटैलिक हुई भी होती है, सही, और उसका फॉन्ट हल्का सा डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो ऑथर है वो चाहता है कि आप इसको गौर से देखो और ये सारी टेक्स्ट में मिक्स ना हो जाए। अब मसले वाली बात ये है कि अगर आप इन 3-4 चीजों को बंद करते हो डिव के अंदर तो वो ब्रेक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पिछली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन में एक न्यू लाइन आ जाएगी, क्योंकि डिव क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी तब्दीली ना आए, बस वो जो 4-5 अल्फाज हैं जो कि एक आयत है उसको आप स्टाइल देना चाहते, समझ रहे हैं, विदाउट कोई छेड़खानी किए। स्पैन कोई छेड़खानी नहीं करता, बस एक छोटा सा ग्रुप बना लेता, कोई भी चीज को बिना छेड़े। जो डिव होता है वो पूरा का पूरा एक सेक्शन बनाता है, किसी ने सेक्शन का नाम दिया, तो हम नॉर्मली एक सेक्शन, एक पूरा एक टैग है आपके पास, तो सेक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें पता होता है कि अभी हम पूरे पेज का काम शुरू कर रहे हैं, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है। तो हम जब एक पूरे पेज का काम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले कौन सा टैग बनाते हैं, सेक्शन। लेकिन सेक्शन भी कंटेनर एलिमेंट है, तो नॉर्मली बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस देखी कि वो लोग सेक्शन इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि यही सेम काम डिव कर सकता है। आपने पूरे पेज का जो कोड है वो किसके अंदर बंद कर दिया, डिव के अंदर। तो ये आपका डिव और पैन। इसके अलावा अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन CSS में इसका इस्तेमाल ज्यादा है, और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें H1 की आपको इनलाइन करना चाह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, वो अपनी क्वालिटी बरकरार रखेगा। ये आपको CSS के अंदर उसको जबरदस्ती उसको इनलाइन बनाना पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। CSS में हम ये काम आता है कि H1 उनको परफेक्ट एग्जांपल है कि एक H1 का मेरे पास टैग है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो हमेशा न्यू लाइन बनाएगा, सबसे अलग 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 दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट के साथ दिखे, एज एन इनलाइन ट्रीट करें आप, लेकिन वो एक बोल्ड हो, जैसे H1 की टैग होती है। अगर आपने गौर किया हो तो medium.com सुना है, medium.com, medium.com का जो पहला लफ्ज होता है ना, वो नॉर्मली हेडिंग होती है, H1 टैग होता है, लेकिन उसके बिल्कुल हेडिंग के बराबर से ही उसका पैराग्राफ शुरू हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया, हालांकि H1 क्या है, ब्लॉक लेवल, वो तो हमेशा न्यू लाइन बनाएगा। तो हम जबरदस्ती क्या कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना सकते हैं। क्या हम CSS में पढ़ेंगे। अच्छा, एट्रीब्यूट्स किस किस को याद है, एट्रीब्यूट्स, जिनको याद नहीं है उनको याद क्यों नहीं है भाई,
एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग लिख लें, आगे अगली बार आपको ये लफ्ज सुन के अटपटा सा ना लगे। थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी। अब एट्रीब्यूट में जब हमने पढ़ा था तो एट्रीब्यूट का लिखने का एक तरीका है, और किसी भी जबान में हम लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंटैक्स। किसी भी जबान में कोई चीज का लिखने का तरीका अगर कोई बात कह रहा है तो वो बेसिकली क्या आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, सिंटैक्स। जब हमने HTML शुरू की थी तो मैंने पहली चीज आपको क्या पढ़ाई थी, सिंटैक्स। मैंने कहा था कि ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगता है, बीच में इसका नाम होता है, एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, कुछ टैग्स में एंडिंग टैग नहीं होता। तो मैं बेसिकली आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, सिंटैक्स ऑफ HTML। इसी तरीके से जब आप CSS पढ़ेंगे तो CSS में सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स का समझना बहुत जरूरी है। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एट्रीब्यूट का सिंटैक्स क्या है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एट्रीब्यूट को आप लिखते कैसे, क्या आप एट्रीब्यूट को पहचानेंगे कैसे, आपको कैसे पता लगेगा कि वो एट्रीब्यूट है, कैसे? एट्रीब्यूट में तीन चीजें होती हैं। एक एट्रीब्यूट का खुद का नाम, बीच में इक्वल टू का साइन, और उसके बराबर में कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स में कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब ये क्या चीज है, एट्रीब्यूट्स। आपको कैसे पता लगा, इसका एक नाम है, क्या नाम है, क्लास। इसमें इक्वल टू का साइन है और इस पर फाइनली कोटेशन मार्क्स है। तो तीन चीजें फुलफिल हुई तो हमें पता लगा ये क्या चीज है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट करता क्या है, एट्रीब्यूट क्या करता है, लिंक वगैरह दे। href जो है वो लिंक देता है, src इमेज के अंदर आपकी इमेज लगाता है, सही है। विड्थ का टैग इमेज में जो है उसकी विड्थ बताता है, हाइट का एट्रीब्यूट जो है उसमें इमेज में उसकी हाइट बताता है। सबसे ऊपर ऊपर अगर आप देखें तो ये NANG लिखा हुआ है HTML के साथ, ये बेसिकली आपको जबान बता रहा है, ये इनका मतलब है इंग्लिश। तो ये क्या है, यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, ये चीज क्या है, इसके एट्रीब्यूट की जरूरत क्या है, एट्रीब्यूट का काम क्या है? मैंने इसका बताया, बहुत एक लाइन का जवाब है। इसको फंक्शन को नुमाया करता है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, इसको आप दो लफ्जों में इसको खत्म कर सकते हैं। बस आपसे कोई भी पूछे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, आप उसको कहेंगे एट्रीब्यूट HTML टैग्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। सही है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट अगर आप अंग्रेजी जबान में मकसद मायना देखेंगे ना तो उसका मायना ही यही है। एट्रीब्यूट हम किसी चीज की प्रॉपर्टीज को कहते हैं। ठीक है, अब मेरा कद इतना है, मेरा वजन इतना है, मेरी उम्र इतनी है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरा नाम ये है, ये सब मेरी क्या है, एट्रीब्यूट, ये मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक तो आप मुझे देख रहे हैं, ये तो मेरा एक डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन ये काफी नहीं होता। आप लोगों से उसका नाम पूछते हैं, आप उससे उसका, अगर आप कोई पार्सल भिजवा रहे हैं तो आप उसका एड्रेस पूछना लाजमी है। सिर्फ पार्सल में आपको बोल दूं यार ये देकर आ जाओ, आप कैसे दोगे, आप उससे लाजमी बात है आप एड्रेस पूछोगे। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ कुछ जगहों पे जरूरी है, कुछ कुछ जगहों पे जरूरी नहीं है। इसी यही सेम काम HTML के एट्रीब्यूट्स में भी होता है। आपने देखा था कि SRC के बगैर इमेज का टैग किसी काम का नहीं, सही है, वहां पे वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाजमी है, कंपलसरी है। href के बगैर एंकर टैग का कोई काम नहीं। लेकिन आप इसको अगर डिलीट करें या रहने दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो गया, ऑप्शनल। सही है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स वाकई एक्स्ट्रा होते हैं, आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, और कुछ टैग्स कंपलसरी होते हैं, एट्रीब्यूट सॉरी कंपलसरी होते हैं। जिस तरीके से दो बड़ी एग्जांपल है आपके पास, एक एंकर टैग का href और इमेज टैग का SRC।
अब जब आप लोगों को ये पता चल गया है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, सही है। मेरे पास एक शर्ट है ना, उस पर लिखा हुआ है स्टार्ट विद वाई। तो सबसे पहले आपको यही पूछना चाहिए कि ये चीज है तो क्यों है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज आपको वरना याद रहेगी, वरना नहीं रहेगी। अगर आपको किसी चीज का कोई काम पता है तो आपको वो चीज याद रहती है, वरना वो रखता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा है, इसका नाम क्या है, एक दूसरा एट्रीब्यूट लिखा है, इसका नाम क्या है, आईडी। अगेन अगर आप कोई वेबसाइट खोलेंगे, थोड़ा जूम इन करते हैं, आपको क्लास दिख रही है, आप तकरीबन हर टैग में आपको क्लास या आईडी लाजमी दिखेगी। आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको आईडी क्लास लाजमी दिखेगा। कुछ कुछ टैग्स में नहीं हो सकता, वो हम देखेंगे वो क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आपको 99% टैग्स में क्या मिलेगा, क्लास या आईडी। अब ये क्या चीज है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लास का एट्रीब्यूट क्या करता है, क्लास का एट्रीब्यूट पहचान देता है, बल्कि आईडी और क्लास दोनों का एक ही काम है, क्या करना, पहचान देना। अब इसका क्या मतलब है, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने लिखा था एंकर टैग, सही है। अब मैं 10 एंकर टैग लिखता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि उनमें से एक एंकर टैग है जिसकी मुझे विड्थ और हाइट 100 पिक्सल रखनी है, सही है। पिक्सल क्या है हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैं खैर आपको कहता हूँ यार एक इमेज है, उसमें से उसकी हाइट और विड्थ क्या रखो, 100 पिक्सल। आप बोलोगे कि ठीक है सर, आप जाओगे उस इमेज का जो एंकर टैग लगा हुआ है, आप उसमें एट्रीब्यूट लगा दोगे विड्थ और हाइट और उसकी वो सेट कर दोगे। अभी कहानी आसान है, लेकिन एक वेबसाइट है जिसमें फर्ज करेंगे 550 टैग है, ठीक है, कुछ मखसूस 550 टैग है। मैं कहता हूँ इन 550 टैग की हाइट और विड्थ ये रख दे, आप मुझसे कितना टाइम मांगोगे, टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका एक ऐसा तरीका है कि आप 2 लाइनें लिखोगे और उन 550 टैग्स पे वो आपका जो आप काम चाहते हैं वो डायरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 2 लाइनों में, तो क्या ये बेटर नहीं है, ये बेटर है ना। तो यही काम किसका है, क्लास और आईडी का। आईडी जो है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है आईडी। जिस तरीके से आपका एनआईसी नंबर है, आप सबका एनआईसी होगा, आपका जो एनआईसी नंबर है वो एक यूनिक नंबर होता है। आपका एनआईसी नंबर पूरे मुल्क में सिर्फ आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं हो सकता, तभी एनआईसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप सिर्फ क्या मांगते हैं, एनआईसी की फोटोकॉपी, क्योंकि उसका जो नंबर है वो सिर्फ आपका है। यही काम आईडी का है। अगर आपको किसी एक टैग को उसकी पहचान देनी है तो आप उसमें क्या लगाएंगे, आईडी। अब आप आईडी कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि माय इंपॉर्टेंट टैग, सही है, मैंने एक नाम लिख दिया माय इंपॉर्टेंट टैग, ये मैंने इसको क्या दे दी, आईडी। ये वाला नाम है मैं किसी और को नहीं दे सकता, समझ रहे हैं, क्योंकि एनआईसी का एक नंबर मैंने किसी को दे दिया तो वो मैं दूसरे को नहीं दे सकता। यही काम इधर भी है कि आपने एक आईडी दी, आप वो आईडी दूसरे को नहीं दे सकते। लेकिन आते हैं क्लास में, आप सब किस कोर्स का हिस्सा है, वेब एंड डेव, सही है। आपके जितनी भी पीछे फाइलें हैं, एडमिशन की फाइल्स हैं, वहां पे पड़ी हुई हैं। जब आप उसमें कोर्स नेम का वो देखेंगे फील्ड, उसमें क्या लिखा हुआ होता है, वेब एंड डेव। आप सबका नाम अलग है, उम्रें अलग है, अलग अलग जगह से आप आते हैं, लेकिन आपको जो एक चीज कंबाइन करके यहाँ जमा करती है वो क्या चीज है, क्लास। तो यही काम किसका है, क्लास का। आप क्लास एक से ज्यादा टैग्स पे दे सकते हैं। अब जैसे मैं इधर लिखता हूं कलर रेड, अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाली क्लास जिस टैग पे लगी होगी उसका कलर क्या होगा, रेड। अब मजे की बात है कि मैं सीएसएस किस पे लगाऊंगा, सिर्फ इस एक लफ्ज पे, मैं सिर्फ इस लफ्ज पे क्या लगाऊंगा, सीएसएस।
कि जिसके पास ये क्लास हो उसका कलर क्या कर दो, भले वो 50 हो, 550 हो, 1500 हो, 5000। कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर उन सब टैग्स का कलर क्या कर देगा, रेड। ये फायदा है किसका, क्लास एट्रीब्यूट का। और आईडी एट्रीब्यूट आपका मखसूस एट्रीब्यूट होता है। आप एक घर पे जाके एक्सरसाइज कीजिएगा, ए टैग आप सबने इस्तेमाल किया हुआ है। आप एक काम कीजिएगा, अगर बहुत सारे टेक्स्ट भर दीजिएगा एक पेज के अंदर, बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिखे, हेडिंग लिखे, बहुत कुछ लिखे, तो पेज लंबा हो जाता है। आप उसको स्क्रॉल करते हैं नीचे जाते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा कि उसमें आप हर पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग्स लिखते होंगे। एक स्टोरी है उसके ऊपर आप हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते होंगे। आप सबसे ऊपर एक लिस्ट बनाए। लिस्ट आपको बनानी आती है, यूएल ओएल। आप एक लिस्ट बनाए, ओएल बनाए आप लिस्ट। उस ऑर्डर्ड लिस्ट में आप सब हेडिंग्स की रैंकिंग लिखो, सब हेडिंग्स के नाम लिखते जाए। सही है, जैसे इंट्रोडक्शन, सही है, मेन बॉडी, कुछ भी, कंक्लूजन, जो भी आपकी हेडिंग्स है। अब आपने उस जो मेन हेडिंग, मेन इंट्रोडक्शन जो भी आपने लिखा है, उसको आप रैप करें किसके अंदर, एंकर टैग के अंदर। अब एंकर टैग में आप मुझसे पूछेंगे सर एचरेफ के अंदर तो हम लिंक दे दें, वो किसी वेबसाइट का लिंक हो सकता है या हमारे किसी एचटीएमएल का लिंक हो सकता है, लेकिन मेरा जो पूरा टेक्स्ट है वो तो एक ही एचटीएमएल में, तो आप क्यों एंकर टैग इस्तेमाल कर पा रहे? तो आप एक काम कीजिएगा कि आप जब स्क्रॉल करके नीचे जाके जो आप हेडिंग लिख रहे हैं, H1 में लिख रहे हैं, H2 में लिख रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, उसको आईडी दे दें कोई भी। ठीक है, अब आपने लिखा इंट्रोडक्शन। अब जहां पे आपकी इंट्रोडक्शन की हेडिंग डली थी ना, उसको आप उसके टैग को क्या दे दें, आईडी। आईडी में आप लिख दें कुछ भी के इंट्रोडक्शन हेडिंग। अब ये वाली आईडी एचरेफ में दे दें एंकर टैग। जो आपने ऊपर एंकर टैग बनाया है इंट्रोडक्शन का वो लिस्ट के अंदर, उसके एचरेफ में वो आईडी दे दें और देखें क्या होता है। ये आपका एक सिंपल एक टास्क है, इसको दिमाग में रखिएगा। अभी आपके बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा बाउंसर जा रहा है, सही है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से जा रहा है, लेकिन इसको दिमाग में रखिएगा। आपको एक असाइनमेंट आगे जाके मिलेगा जिसमें ये चीज इस्तेमाल होगी। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको सर्च करें और ढूंढेंगे कैसे मुमकिन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है वर्बली ये कैसे होगा, लेकिन जब तक आप इसको देखेंगे नहीं आपको आएगा नहीं। तो ये थोड़ा सा आप इस पर मेहनत करें, ये गूगल पे लिखेंगे ये होता कैसे। सही है, इस पे आप चाहे 2-3 हफ्ते लगा दें, जब तक हम ये सारा काम निपटा लेंगे। मैं फाइनली फिर इसका असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट हम आपके रैप अप करेंगे, तो जिस जिसके असाइनमेंट होगी उसको वो सबमिशन मिल जाएगी। फाइनली फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका जवाब क्या था। बहुत सिंपल है, 5 मिनट लगेंगे मुझे, ये मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखो ऐसे होता था। लेकिन मेरे जो 5 मिनट है वो क्यों 5 मिनट है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे वो चीज सीखी थी। हो सकता है अभी आपको 3 घंटे लग जाए गूगल पे सर्च करते करते करते, लेकिन यकीन मानेंगे जब आप इस एक चीज को ढूंढ रहे होंगे गूगल पे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बार बार लिख रहे होंगे यार ये क्यों नहीं चल रहा, ये क्या हो रहा है, तो उस बीच में आप बहुत कुछ और सीख जाएंगे। समझ रहे हैं, आप ये सीख जाएंगे एंकर टैग में क्या क्या गलतियां नहीं करनी होती, आप ये सीख जाएंगे आईडी कैसे लगानी होती है। सही है, क्योंकि इंसान का जब एक ध्यान एक चीज के टारगेट पे होता है ना कि भाई ये करना है, तो बीच में वो बहुत ज्यादा और चीजें सीखता चला जाता है, आपको तब वो चीज रियलाइज नहीं होती कि आप बीच में बहुत कुछ सीख गए और देख गए, क्योंकि आपका दिमाग कहाँ फिट हुआ है तो मुझे ये वाली चीज खत्म करनी। लेकिन आपको ये बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये आपकी बेसिकली थी डिव और मैन। अब हम लोग मेजर टैग्स पे जाते हैं, क्योंकि यकीनन आप लोगों का तकरीबन समझ लें कि HTML का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली लास्ट में आता है, और अभी आप लोगों की तो कुछ प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, तब थोड़ा पता लगेगा कि आप कौन कितना पानी में। नहीं अभी तो चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में असर बात पता लगेगी और असाइनमेंट्स में कि कौन कितना जा रहा है। तो ये आज का एक नया टैग है, और ये आपने बहुत देखे होंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा मसला होना चाहिए। अब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपको लॉगिन साइन अप फॉर्म दिखता है, आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं
और उसका कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। इसका मतलब है कि वेबसाइट का एक क्रूशल एक आपका कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट कौन है? फॉर्म। सही है। आप देख रहे हैं कि आप जो जो चीजें वेबसाइट पे देख रहे हैं, आप वो 1 बाय 1 वो चीजें पढ़ते जा रहे हैं। आपने हेडिंग पढ़ ली, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, आपने लिंक्स पढ़ लिए, आपने इमेजेस पढ़ ली, ठीक है, आपने बटन पढ़ लिया, आपने ग्रुपिंग पढ़ ली, डिव स्पैन, ठीक है, आपने आईडी क्लास पढ़ ली, आपने टेबल पढ़ लिया, आपने लिस्ट पढ़ लिया। आप 1 बाय 1 वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो आप वेबसाइट पे देखते हैं। ठीक है। अब हमारी एक बहुत क्रूशियल चीज है फॉर्म्स, जो सबसे ज्यादा यूजर का भी दिमाग खाती है। बड़ा गुस्सा आता है जब एक लंबा सा फॉर्म होता है, और आपका भी अच्छा खासा दिमाग खाए। फॉर्म्स जो होते हैं वो बनाना और उसकी बैकएंड डेवलपमेंट करना बहुत ख्वारी का काम। मुश्किल नहीं है, बस ख्वारी है। बस लिखते जाओ लिखते जाओ। अब सबसे पहले जिस तरीके से टेबल था, फॉर्म का भी क्या होता है? एक कंटेनर टैग। जिस तरीके से टेबल का एक कंटेनर टैग था, बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्म का एक कंटेनर टैग होता है। ठीक है। अभी जब ये कंटेनर टैग है तो मुझे कुछ दिखेगा वहां पे, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, हो सकता है किसी को डाउट हो। कुछ नहीं दिख रहा। सही है। तो हमें इससे ये समझ आया कि फॉर्म का टैग क्या है? एक कंटेनर टैग। अब इसके अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टैग है वो है इनपुट टैग। एक बहुत मासूम सा दिखने वाला टैग, लेकिन बड़ा रुलाने वाला टैग है। सही है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पंचायतें होती हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखें। अब हमने देखा इनपुट। अब जरा हम पीछे जाते हैं, तो अब हमारे पास कुछ ना कुछ दिखा। हमें एक बॉक्स दिखा है। अब इस बॉक्स में मैं क्लिक करता हूं, तो मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूं। मैं इसमें टेक्स्ट भी टाइप कर सकता हूं, मैं इसमें नंबर्स भी टाइप कर सकता हूं, मैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी टाइप कर सकता हूं। इसका मतलब है कि मेरे पास एक इनपुट बॉक्स बन के आ गया है, जिसके अंदर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। अभी तक आप जितने टैग्स पढ़ रहे थे वो स्टैटिक वेबसाइट के टैग्स है। अब ये स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक, एक जगह पे रुका हुआ हो। वेबसाइट में जब हम किसी चीज को स्टैटिक कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो डेवलपर यूजर को दिखाना चाहता है, बस वेबसाइट में इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। एक वेबसाइट होती है जिसे हम कहते हैं डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब होता है जो मूव होता। अब मूव होना यहाँ पे वेबसाइट में इसका क्या मतलब होता है कि यूजर डेवलपर को कोई डेटा भेज सकता है। समझ रहे हैं? अब कम्युनिकेशन टू वे है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक। तो डायनेमिक वेबसाइट का पहला पार्ट जो होता है वो कौन होता है? फॉर्म्स। कि आप यूजर से कोई डेटा रिसीव कर रहे हैं। अभी तक आप यूजर को डेटा सिर्फ दिखा रहे थे, इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, इन टर्म्स ऑफ अदर टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो इनपुट टैग आपका टैग है, यहाँ पे हमने देखा एक सिंपल सा, हमने जस्ट एक लफ्ज लिखा और हमारे पास एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा इनपुट टैग बन के आ गया। क्या कहानी इतनी आसान है? नहीं। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का नाम क्या है? थोड़ा बहुत आइडिया एक्शन क्यों होता है? एक फॉर्म में एक्शन क्या हो सकता है? हम जाहिर सी बात है कि फॉर्म अपने घर पे तो नहीं रखेंगे, हमें फॉर्म जमा कराना होता है। सही है। आप फोटो कॉपी कराते हैं, फिर उसको भरते हैं, फिर उसको कहीं ना कहीं जहाँ जिसका फॉर्म होता है उसको जाके वहां पे जमा कराते हैं। तो वेबसाइट में भी यही है। वेबसाइट का आपने फॉर्म भर दिया, कहीं ना कहीं भेजना तो है। ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है, आप यहाँ पर HTML को बताते हैं कि भाई ये फॉर्म भरने के बाद भेजना कहाँ है, किसको भेजना है। सही है। अब ये जब हम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह पे क्या लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। सही है। अभी आप लोगों को बस ये समझने की जरूरत है कि ये एक्शन क्यों है, कि हम इसको ये बता सकें कि ये फॉर्म कहाँ जमा होगा। समझ आ रही है? अब इनपुट पे आते हैं। अब इनपुट का टैग की कहानी तो यही है।
अब असल जो माजरा शुरू होता है वो शुरू होता है इसके एट्रीब्यूट्स पे, और इसका पहला एट्रीब्यूट जो आप पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? टाइप। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स है। सबसे पहली टाइप जो है उसका नाम क्या है? टेक्स्ट। अच्छा, मजे की बात है कि आपने टेक्स्ट टाइप देख ली है। अगर आप पीछे आएंगे तो ये तो वही है जो पहले बना था। तो मुझे टाइप टेक्स्ट लिखने की जरूरत क्यों है? तो इसलिए जरूरत है कि कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। बाय डिफॉल्ट किस चीज को कहते हैं कि आप वो चीज ना बताएं लेकिन कंप्यूटर समझ जाए कि अच्छा यही करना है, उसको हम क्या कहते हैं? बाय डिफॉल्ट। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। तो आपने लिस्ट बनाई थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट में डॉट बन के आता है। क्या आपको पता है कि वो सिर्फ डॉट एक वाहिद ऑप्शन नहीं है, उसके और भी ऑप्शन हैं। स्क्वायर का भी एक डब्बा बन के आता है, सही है? डब्बा कोई ना बन के आओ ये भी एक ऑप्शन है, कोई भी डब्बा ना है, वो लिस्ट है। एक खाली डब्बा बन के आए, एक सर्कल सिर्फ, वो भी उसका एक ऑप्शन है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या दिखता है? ब्लैक कलर का डॉट। तो वो चीज क्या है? बाय डिफॉल्ट। तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में चीजें ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट सेट हुई हुई होती हैं। फिर आपको आपकी मर्जी होती है, अगर आपकी जरूरत है तो आप उन चीजों को बदलते हैं। उसकी वजह क्या है बाय डिफॉल्ट रखने की? अगर वो बाय डिफॉल्ट नहीं रखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। अब एक इनपुट के टैग में इतने बड़े ज्यादा आपके एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, लेकिन क्या उन सबकी हमें इस वक्त जरूरत है? नहीं। जिस चीज की जहां जरूरत है हम सिर्फ उसको चेंज करते हैं, वरना उसको हम किस पे रहने देते हैं? डिफॉल्ट। तो ये हमारा डिफॉल्ट लफ्ज का ये मतलब है। प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है। बाहर की दुनिया में डिफॉल्ट का मतलब है आपने कर्जा वापस नहीं किया। तो बाहर डिफॉल्ट मत करना, यहाँ पे डिफॉल्ट कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, तो आपको पता लगा टाइप टेक्स्ट हमारा क्या है? बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करते हैं पहले देख लेते हैं। अब तक ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि ये एट्रीब्यूट का नाम है, ये इक्वल्स टू है, और ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ये आप HTML को बता रहे हैं कि इस एट्रीब्यूट में मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। समझ रहे हैं? तो मैंने इसको कौन सी इंफॉर्मेशन दी है प्लेस होल्डर में? फुल नेम। अब तो देखते हैं फुल नेम आया था। अब देख रहे हैं कि पहले खाली डब्बा आ रहा था, अब यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रे कलर का फुल नेम। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, आराम से आराम से आराम से, आप क्लिक करेंगे तो ये रहता है, लेकिन ये बैकग्राउंड में, सही है? आप कुछ भी टाइप करेंगे तो गायब होगा, सही है? आप कुछ भी टाइप करेंगे गायब होगा, ये आपको तंग नहीं करता, सही है? आप मिटाएंगे आपको फिर नजर आ जाएगा। ये बेसिकली आपको बताने के लिए है कि इस इनपुट बॉक्स में आप क्या लिख सकते हैं। अब ये क्यों है? इसी इनपुट बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? और इसको फुल नेम के बजाय मैं प्लेस होल्डर देता हूं। अब ऊपर वाला हमें क्या कह रहा है? फुल नेम। नीचे वाला इनपुट बॉक्स क्या कह रहा है? ईमेल। लेकिन अभी थोड़ा कचरा लग रहा है, तो कचरे को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? BR दे सकते हैं। तो BR देंगे तो थोड़ी सी स्पेस आई। अगर और BR देना है तो और दे दो, सही है? तो अब हमें पता लग रहा है, पहले सिर्फ खाली डब्बा था, लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि ये फुल नेम का बॉक्स है और ये ईमेल का बॉक्स है। तो ये चीज किस चीज की प्रॉपर्टी है? ये आपकी प्लेस होल्डर। इसके बाद अब आते हैं, मैंने BR लगाया सबसे पहले। अब मैं लिखता हूं इनपुट। टाइप में मैं लिखता हूं इनपुट टाइप सबमिट।
मेरे पास क्या आ गया, सबमिट बटन। सही है। मैंने हालांकि बटन के लिए आपने कौन सी टैग पढ़ा था, बटन पढ़ा था, लेकिन तो मैं मिटाता हूं। कोई फर्क है? नहीं। क्या वाकई कोई फर्क होता है इसमें? बिल्कुल सेम काम, वही चीज, लेकिन तरीके अलग। ऐसा क्यों है? अब देखिए ये जो बटन है ना, इस बटन को फॉर्म नहीं पहचानता, समझ रहे हैं? जो आपने फॉर्म का टैग याद है ऊपर ऊपर लगाया था, वो फॉर्म इस बटन को नहीं पहचानता। आप इस बटन को क्लिक करेंगे, वो फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा क्योंकि वो उसको पहचानता ही नहीं है। लेकिन जब आप इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, अब आप यहां पे लिखते हैं दोबारा इनपुट टाइप सबमिट। अब ये जो फॉर्म है ये इसको पहचानता है, उसको पता है कि जब आप सबमिट क्लिक करेंगे तो मुझे इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो ये फर्क है सिंपल बटन में और इनपुट टाइप सबमिट में। क्यों मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल हो सकता है कि मैं इनपुट टाइप सबमिट क्यों करूँ, मैं बटन लिख दूँ। तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप फॉर्म के अंदर, फिर आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि बटन तो एक सिंपल बटन है, उसको एक अनदर टैग की तरह कंसिडर करेगा। क्योंकि फॉर्म भले एक कंटेनर टैग है, लेकिन इसके अंदर आप दूसरे टैग्स भी तो लिख सकते हैं। आप इसके अंदर H1 लगा दें, आप इसके अंदर H2 लगा दें, आप इसके अंदर एंकर टैग लगा दें, आप इसके अंदर इमेज लगा दें, क्योंकि ये कंटेनर है। आप इसके अंदर कोई भी टैग लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके अंदर आप सिर्फ फॉर्म के टैग लगाएं, आप कोई भी टैग लगा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इस वजह से बटन का भी टैग लग सकता है, लेकिन वो बटन का टैग वो फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। तो आपको हमेशा फॉर्म सबमिट करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, इनपुट टाइप सबमिट। ये अपने पास लिस्ट बना लें और ये लिखते जाएं कि किस किस तरह के इनपुट टाइप्स होते हैं। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हम एक और इनपुट टाइप देखते हैं। जब भी आप किसी चीज जगह पे साइन अप करते हैं तो आपको नॉर्मली कौन कौन से टैग दिखते हैं, वो फील्ड दिखती है, ईमेल और पासवर्ड। लेकिन यहां पर एक मसला है, ये ईमेल है, लेकिन आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो गलती है। ये ईमेल का एक पैटर्न होता है, ये बात सबको पता है। इसके लिए HTML आपको एक खास टाइप देता है जिसको हम क्या कहते हैं, ईमेल। जब भी आप ईमेल के लिए इनपुट बॉक्स बनाएंगे, आप टाइप टेक्स्ट नहीं रखेंगे, आप कौन सी टाइप रखेंगे, ईमेल। तब ये चेक करेगा कि क्या आपके पास @ है, क्या आपके पास .com है। मतलब वो सिंपल वो ये वैलिडेट करेगा कि ये ईमेल ही आप पास कर रहे हो या कोई फजूल कोई चीज लिख रही है आपने, वरना वो आपको फॉर्म सबमिट होने ही नहीं देता, वो आपको एरर देता रहता है। अब देखें वो आपको क्या एरर दे रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल। अब देखें सबमिट नहीं हो रहा। सिर्फ किस चीज पे करने पे मैंने टाइप क्या बदली है, ईमेल। और आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन फंक्शनैलिटी आपको मिल गई है कि वो आपकी पूरी की पूरी ईमेल की स्ट्रिंग चेक कर रहा है। अगर आप लोगों में से कोई प्रोग्राम है थोड़ी बहुत आगे पढ़ चुका है तो उसको ये पता होगा कि जो ईमेल वैलिडेशन है ये नॉर्मली असाइनमेंट्स में यूनिवर्सिटीज वगैरह में दिया जाता है कि आप ये ईमेल वैलिडेशन खुद बनाएं। तो आप ये खुद चेक करें कि ये वैलिड ईमेल है या नहीं, और वो अच्छी खासी डिफिकल्ट होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे मोटे बच बचाव के चांसेस होते हैं। अब आप इसको ऐसे सोचें, आप बोल देंगे भाई सिंपल लिख लेंगे भाई @ होना चाहिए और .com होना चाहिए, और जरा सोचेंगे वो ये लिख दे बंदा, क्या वो ये लिख दे। अब आपकी कंडीशन तो फुलफिल है, तो उसके अंदर @ भी है, उसके अंदर .com भी है, लेकिन ये ईमेल तो नहीं है। तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में एक छोटी सी एक्सरसाइज दी जाती है, छोटा सा असाइनमेंट दिया जाता है,
ईमेल की वैलिडेशन रूल बनाओ, क्योंकि दिखने में सुनने में बड़ा आसान है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, खैर आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये HTML आपको खुद ये सर्विस देता है सिर्फ एक लफ्ज लिखने की चक्कर। अब आप में से किसी ने कहा कि जब भी हम कहीं पे साइन अप करते हैं तो हमारे पास ईमेल होता है और पासवर्ड होता है, तो अब पासवर्ड के लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हम DR पहले से लगा देते हैं और अब हम लिखते हैं इनपुट तो मैंने एक इनपुट बनाया है, इस इनपुट की टाइप क्या है, पासवर्ड। इसको हम एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, प्लेस होल्डर में हम इसको लिख के देते हैं कि भाई ये क्या है, पासवर्ड। प्लेस होल्डर सबको समझ आ रहा है। अब हमारे पास फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब एक मजे की चीज है कि इसमें मैं पासवर्ड लिखता हूं, मतलब ये वाली फंक्शनैलिटी भी ऑटोमेटिकली आपको किसने दे दी है, HTML है। ठीक है, लेकिन किसी ने देखा है कि यहाँ पर एक छोटा सा किसी के पास आंख बनी हुई होती है, एक बटन होता है, उसको आप क्लिक करते हैं वो पासवर्ड दिख जाता है, उसको दोबारा क्लिक करते हैं पासवर्ड दिख जाता है। कभी सोचे ये कैसे मुमकिन है? अगर आप इसको राइट क्लिक करें या F12 दबा दें, ये सबको पता है ना F12 दबाने से आप अपने कोड को देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर। तो ये फॉर्म का मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये मेरा इनपुट बॉक्स है, ये क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड। अगर मैं इसको कर देता हूं तो यहाँ पे आपका पासवर्ड दिख गया। आपके कुछ सेव्ड पासवर्ड होते हैं ना, सेव्ड पासवर्ड अगर भूल जाओ ना तो ये वाली टेक्निक लगाओ, क्योंकि सेव पासवर्ड में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली गूगल जो है उसको लिख देगा, लेकिन वो पासवर्ड लिखेगा आपको पासवर्ड पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो डॉट 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 लिखता है। तो उसको राइट क्लिक करो और पासवर्ड को बदल के क्या कर दो, टेक्स्ट, तो आपको वो पासवर्ड दिख जाता है। अपना ही पासवर्ड करना, किसी और के लैपटॉप पे जाके ना करना है, सही है। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड नॉर्मली शो अप हो जाता है, और यही काम आप बेसिकली किसके थ्रू करते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो जो बटन लगा हुआ होता है। कि आप सिंपली जावास्क्रिप्ट को कहते हो कि भाई इसका जो टाइप पासवर्ड है इसको बदल के क्या कर दो, टाइप टेक्स्ट। आप फिर दोबारा से बटन दबा दो, फिर जाके जावास्क्रिप्ट उसको बोलती है कि भाई इस टाइप टेक्स्ट को बदल के क्या कर दो, पासवर्ड, तो वो छुप जाता है। तो आप उसको खेलते रहते हो, दबाओ, फिर आता है जाता है, आता है जाता है। ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो ये काम करता है, सही है। और करता कैसे है वो मैं आपको अभी दिखा। अब ये टाइप टेक्स्ट को मैं दोबारा से क्या कर देता हूँ, पासवर्ड, ताकि जिसका पासवर्ड आप चुरा रहे हैं उसको पता ना लगे कि आपने क्या किया, ठीक है। लेकिन जो भी चेंजेस आप यहाँ पे कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं होते। आप इस पेज को रीलोड करेंगे, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी है। आप बेसिकली अपने ब्राउजर में उसको सिर्फ चेंज कर रहे हैं। असल पेज तो जहाँ पे सेव हुआ हुआ है वो तो कोड वहां पर है ना, अब वहां पे तो चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये चीज ऐसे है। आई थिंक आज की क्लास में अच्छा खासा कवर हुआ है, सही है। थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स है मेरी नज़र में। पिछली कुछ क्लासेस है, पिछली वाली क्लास में थोड़ी स्पीड अच्छी थी, और इस क्लास में आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म तक पहुंचे हम लोग। अभी फॉर्म तक पहुंचे हैं, अभी फॉर्म आगे बढ़ेगा, सही है। फॉर्म में हमारे पास और कुछ फील्ड है, हम उनको चेकआउट करेंगे कौन कौन सी हैं, क्या है। इसके बाद सिलेक्ट का एक निराला सा एक इनपुट है, सिलेक्ट को हम देखेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम लोग कुछ और एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, जैसे वैल्यू है, नेम है, उनके क्या यूजेस हैं, वो क्यों इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद फॉर्म का एक और टैग है, उसको हम लोग कहते हैं लेबल। लेबल हम देखेंगे कि लेबल क्यों ज़रूरी है, लेबल के बगैर काम हो रहा है तो लेबल लगाना क्यों ज़रूरी है, सही है। इस तरह के छोटे मोटे चीज़ें हम देखेंगे, हम फॉर्म को उधर निपटा देंगे। उसके बाद कुछ छोटे मोटे और टैग्स होंगे जो रह गए होंगे, उनको हम देखेंगे। उनमें से सबसे पहले कौन सी चीज़ है कि आपको टेबल को थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले जाना है। टेबल आपने सिंपल पढ़ा था, टेबल को आपने मर्जिंग नहीं पढ़ी अभी तक, नहीं। आप टेबल की मर्जिंग पढ़ोगे। उसके अलावा आप लिस्ट जो है उनके वो जो मैंने बताया, मैंने
डॉट्स को बदलना आप पढ़ोगे सिंपल, वो तो एट्रीब्यूट है। टेबल वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा मुश्किल है। वो CSS से लेंगे। आपको मैंने बोला था कि वो W3 स्कूल पे ना आप लिखिएगा HTML टेबल, तो उसने ना वो CSS लगाई हुई है। आप डिट्टो उसको कॉपी करके अपने उस पर ले जाए तो वो CSS लग जाती है, तो आपको बड़ा खूबसूरत सा टेबल बन जाता है। सही है, किसी को कोई सवाल है? कौन सी आई? वो मैंने बताया कि वो जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन होता है जो उसका टाइप बदल के टेक्स्ट कर देता है, फिर दोबारा दबाने पे उसका टाइप दोबारा बदल के पासवर्ड से ले आता है, वो पलटता रहता है टेक्स्ट पासवर्ड टेक्स्ट पासवर्ड, मतलब आप जितना बार दबाएंगे तो यही चेक करता रहता है। वो जावास्क्रिप्ट का काम है, वो हम कर लेंगे, बहुत सिंपल है। हाँ सही है, मैं समझ, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम के बराबर में आप देखिएगा कि इनपुट, ये आप घर पे जाके चेक कीजिएगा कि इनपुट जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट, आपको आपको जवाब मिल जाएगा। अगर वो इनलाइन होगा तो बड़े आसानी से आ जाएगा। सही है, अगर वो ब्लॉक एलिमेंट है तो मैंने बताया फिर ये CSS का काम है कि हमें उसे जबरदस्ती इनलाइन बनाना है, लेकिन आप इसको पहले कंफर्म कीजिएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक है या। देखिए ब्लॉक इनलाइन को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल VS कोड खोलें, आप एक जैसे दो एलिमेंट बना लें, आप देखें अगर वो दोनों एलिमेंट एक लाइन में आ गए तो वो कौन है, इनलाइन। अगर वो न्यू लाइन में आए तो क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सिंपल, बहुत सिंपल। तो मैं खुद याद नहीं रखता कि कौन सा एलिमेंट क्या है, मैं भूल जाता हूं तो मैं इसको दोनों कॉपी पेस्ट करके चेक कर लेता हूँ, एक लाइन में आ गए तो इनलाइन, नहीं आए तो ब्लॉक। देखिए वो नॉर्मली जो है आप H1 H2 किसी में भी लिख लें, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि उसको हम लोग देते हैं डिव में, नहीं फिर उस डिव में हम CSS के थ्रू स्टाइलिंग लगा के उसको थोड़ा अटैच करके खूबसूरत बना लें उसके। और एक फील्ड सेट भी बनता है, फील्ड सेट से क्या होता है कि वो एक पूरा टाइप बाहर से एक आउटलाइन आ जाती है फॉर्म के, तो फील्ड सेट का एक लेजेंड होता है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है कि आप इसको डिव के अंदर रख दें, और उस डिव को आप फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट वगैरह जो है ना, वो आप फॉन्ट फैमिली वगैरह आप इसके थ्रू कंट्रोल करके उसको अच्छी सी हेडिंग बना लेते हैं। H1 इस हेडिंग में यूज करना अच्छी बात नहीं, उसकी वजह क्या है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी हेडिंग को आपकी मेजर कीवर्ड समझने की गलती कर बैठेगा। सही है, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई थिंक कभी कभार ज़रूरी भी है क्योंकि कोर्स को आगे थोड़ा बढ़ाना भी है। तो इंशाल्लाह आपका बस आई थिंक कल की क्लास है, कल में हम जो है ये फॉर्म के पूरी रिमेनिंग हम कोशिश करेंगे, टेबल के कुछ रिमेनिंग और लिस्ट के कुछ रिमेनिंग जो चीज़ें वो हम कवर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीक हम लोग HTML का एक क्रैश कोर्स करके फिर कुछ असाइनमेंट्स आपके लें और आपकी कुछ प्रैक्टिस करवाएं, और हम लोग HTML को रैप अप कर लेंगे और हम डायरेक्टली किस पे चले जाएंगे, CSS पे। ठीक है, मेटा टैग में आपको उसका ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल।